हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमने पूरे GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन किया है इंडिविजुअल। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि पिछले प्रैक्टिस सेट को भी बहुत तरीके से रिकॉल करते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा पिछला रिवीजन है, उसमें हम 11 प्रैक्टिस सेट के बाद के प्रैक्टिस सेटों को लेंगे। लगभग 2-3-4 प्रैक्टिस सेटों को इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन दोबारा से भी करवा चुके हैं। आज हम 12 प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 11 प्रैक्टिस सेट के 5 रिवीजन प्रश्न। वसंत कावरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से संबंधित है बसंत कावरा। कैग के कार्य एवं शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। माइकल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो माइकल पहाड़ियाँ आपकी छत्तीसगढ़ में है। माइकल पहाड़ियाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कोस्का की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग कोस्का का क्या है? तो लाइसोसोम को कहते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो अनंत आर कृष्णन का संबंध किससे? यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो मृदंगम से संबंधित हैं अनंत आर कृष्णन। इसके बाद माला चंद्रशेखर की बात करें तो बांसुरी से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा भजन सोपारी, यह आपके संतूर से हैं। उमा शंकर मिश्र का संबंध सितार से है। टी गोपाल कृष्णन, उमयापुरम केशवरामन, रामानाथ राघवन, इन सभी का संबंध मृदंगम से होने वाला है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि अनंत आर कृष्णन का संबंध किससे है? मृदंगम से है। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस और दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपकी यशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस, दिल्ली ए नोवेल, इन सभी को किसने लिखा है? यशवंत सिंह ने लिखा है। अब द शैडो लाइन्स के लेखक कौन है? द शैडो लाइन्स के लेखक हैं आपके अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, जिन्हें 2018 में द शैडो लाइन के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। चेंजिंग इंडिया बुक किसकी है दोस्तों? तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी की बुक है। आप बस क्लास में अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिवीजन करवाया जाता है। मालगुडी डेज, बैटिंग फॉर ए महात्मा, यह RK नारायण की बुक है। RK नारायण की कौन कौन सी है? मालगुडी डेज है, बैटिंग फॉर महात्मा है। इसके बाद द कंपनी ऑफ वुमेन, यह यशवंत सिंह की बुक है। टू लाइफ्स गोल्डन गेट, यह आपकी विक्रम सेठ की बुक है। फैक्ट्स इंडिया, वाई आई एम एड, हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोवेल, यह शशि थरूर की प्रमुख बुकें हैं। मिडल आई चिल्ड्रन, द सेफनिक बिहेवियर, यह सलमान रुश्दी की बुकें हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा था ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एवं एंड रिडिकुलस और दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन हैं? तो यशवंत सिंह हैं। अगला प्रश्न, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो छऊ नृत्य के लिए पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने पद्मश्री प्राप्त किया। छऊ को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया। सदानाम PV बालकृष्णन, इन्हें पद्मश्री 2024 में मिला, जो कि कथकली से इम्पोर्टेंट नाम है। गंभीर सिंह मुंडा 1981 में पद्मश्री। मकरध्वज दरोगा 2011 में पद्मश्री। नेपाल चंद्र सूत्रधार, इन्हें 2024 में पद्मश्री मिला। यह सभी संबंधित हैं किससे? छऊ से संबंधित हैं। भावेन बोरवायन, यह आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 से नवाजा गया। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? तो मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है।
यह बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। 2006 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया मोहम्मद यूनुस को। 1983 में बांग्लादेश में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन करते हैं? मोहम्मद यूनुस करते हैं। भारत का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को अस्तित्व में आता है प्रथमा बैंक के नाम से, जो कि मुरादाबाद यूपी में इसकी स्थापना की जाती है। अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला? तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बैंकर टू द पुअर यह बुक है अमर्त्य सेन की। तो क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? तो मोहम्मद यूनुस को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसमें से दिवाली आपका राष्ट्रीय पर्व नहीं है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का गांधी जयंती, यह तीनों आपके नेशनल फेस्टिवल हैं। इसके बाद बात करें हम गांधी जयंती की, तो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती। और कब से सेलिब्रेट हो रहा है? तो 2007 से इसको मनाना चालू हुआ गांधी जयंती को। 76वें रिपब्लिक डे की बात करें, गणतंत्र दिवस पर आपके अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो आए थे और फर्स्ट पे इंडोनेशिया के सुकर्नो आए थे जब फर्स्ट बनाया गया था आपका गणतंत्र दिवस। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से ईयर हैं जिन पर हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, उस पर कोई भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया? तो 1952, 1953 में कोई भी बाहर से अतिथि नहीं आया था। 1952 और 1953, 1952 में और 1953 में कोई भी अतिथि को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न आ जाता है अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? तो यह आपका केरल और तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी बिली माउंटेन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ एमपी में फैला हुआ है। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 2018 में पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स प्रारंभ हुए। 2019 से इनका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, जो कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से चालू हुए थे। जो अंडर आपके 17 रहते हैं, अंडर 17 इनकी आयु रहती है, वो स्कूल से रहते हैं और अंडर 19 वाले आपके कॉलेज से रहते हैं। इसके बाद बात करें पहली बार इनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 5वां आपका भोपाल में 2023 में, 6 में 2024 तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी के बीच कंडक्ट किए गए। इनका शुभंकर बीग मंगई था, रानी बेनुने नचियार जिसे हम कहते हैं। पहला स्थान इनमें 2024 वाले में 6 में जो तमिलनाडु में हुए, पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र का रहा 57 गोल्ड के साथ। सेकंड में आपका तमिलनाडु रहा। निम्नलिखित में से किस बजट को जन केंद्रित बजट कहा जाता है? तो 1968 का बजट जो कि मोरारजी देसाई के समय आया था, उसे जन केंद्रित बजट कहा जाता है। मोरारजी देसाई के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो आपके मोरारजी देसाई हैं। लगभग इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया, 10 बार बजट को पेश किया और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई हैं। इन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पाकिस्तान निशान-ए पाकिस्तान 1990 में मिला और 1991 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें मिला। तो क्वेश्चन बन जाता है ऐसे कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत का चाहे पाकिस्तान का दोनों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है? तो वो है आपके मोरारजी देसाई। 1991 में भारत रत्न, 1990 में निशान-ए पाकिस्तान। नेचर क्योर बुक भी आपकी मोरारजी देसाई की है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो आपका द्विसदनीय विधानमंडल आपका 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। वह 6 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। इन 6 राज्यों का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपको इस प्रकार ऑप्शन में दे दिया जाता है, उसमें से पूछा जाता है किस में नहीं है। तो जो 6 राज्यों के अलावा है उनमें नहीं है। विधान परिषद और विधान मंडल, इन दोनों का मतलब जो विधानमंडल होता है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विसदनीय विधानमंडल। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल आपका
होने वाला है। इसके बाद अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? तो राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है आर्टिकल 174(2) के तहत। राष्ट्रपति शासन राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर, मतलब राष्ट्रपति को बताता है राज्यपाल के राज्य में अच्छा नहीं चल रहा है, शासन व्यवस्था गड़बड़ है, तो इस पर 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-1769 किसके बीच लड़ा गया? तो हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे, इनके बीच और अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। मंगलौर की संधि आपको याद रखनी है 1784 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1790 से 1792 के बीच। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो ये सालाबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1665 में महाराज छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच आपकी कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। 1775-1782 यह सालाबाई की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म किया जाता है इस संधि के द्वारा। 1803-1806 में जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था उसे बसीन और राज पुष्पघाट की संधि के द्वारा खत्म किया जाता है। तीसरा 1718 में जो युद्ध हुआ था आपका आंग्ल मराठा, उसे मंदसौर संधि के द्वारा खत्म किया जाता है। तो अगला प्रश्न आ जाता है, तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में खालिस्तान में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व पर लगभग एक सदी का संघर्ष समाप्त हुआ। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच होता है आपका बांडीवास का युद्ध 1760 में। इसके बाद अगला आ जाएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो सर्वाधिक कोयला भंडार आपके झारखंड में है। झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार है। बॉक्साइट भंडार सर्वाधिक आपके उड़ीसा में, तांबा सर्वाधिक मध्य प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश, चांदी आपका राजस्थान में, सोना कर्नाटक में होने वाला है। खनिज उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान आपका उड़ीसा का है। लगभग टोटल खनिजों का 44% अकेले उड़ीसा उत्पादन करता है। चूना पत्थर में राजस्थान है, पहले पर उड़ीसा है खनिज उत्पादन में, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर राजस्थान होने वाला है। तो सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है? झारखंड में। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है। तो बोकारो कहाँ पर है? आपका झारखंड में स्थित होने वाला है बोकारो। झरिया, गिरिडीह, धनबाद, डालगंज, यह सभी आपके कहाँ पर हैं? झारखंड में ही स्थित हैं। नजीरा आपका असम में है। नामचिक नामकुप अरुणाचल प्रदेश में है। कांतापल्ली आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु में, कैपेटी महाराष्ट्र में। कोयला का सबसे पुराना कौन सा है? रानीगंज है वेस्ट बंगाल का, और वीरभूमि भी आपका वेस्ट बंगाल का है, आपकी खदान है कोयले की। सिंगरौली उमरिया मध्य प्रदेश में, कोरबा सोनहट छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ने पहली औद्योगिक नीति को डिजाइन किया था। 1948 में इसकी घोषणा की जाती है। 6 अप्रैल 1948 उद्योग को 4 कैटेगरी में इस औद्योगिक नीति के आधार पर बांटा गया। इसके बाद 1956 में आपकी औद्योगिक जो नीति है वो आती है, फिर नेहरू जी के समय। फिर उसके बाद 1977 में आती है, फिर आपकी आती है 1980, 1990, 1991। 1991 में आपकी 6 नीति अभी तक आई हैं औद्योगिक नीति। जो 6वीं आई है वो 1991 में आई है, 24 जुलाई 1991। भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में गत वर्ष के निश्चित समय के लिए वो कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मतलब कुछ समय के लिए आए, वो उनको रोजगार मिला और फिर चले गए, तो इस बेरोजगारी को क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि में जो बेरोजगारी रहती है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो ठोस अवस्था में आकार और आयतन आपके निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में आकार आयतन निश्चित होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा 5वीं बीसी बोस आइंस्टीन के द्वारा खोजी गई कंडेंसेट अवस्था है। 1924-25 में से खोजा गया। निम्नलिखित में से क्या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड गैस्ट्रिक की आयोडीन कमी से आपका गहन रोग हो जाता है। गर्भपात से संबंधित समस्या, मस्तक क्षति आयोडीन की कमी से होती है।
ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का अंतिम क्वेश्चन। ल्यूकेमिया एक कैंसर है, तो रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका को यह प्रभावित करता है। प्रभावित जो रक्त कोशिका होती है उसका नाम लिम्फोइड है, लिम्फोइड। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, यह ब्लड कैंसर के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को रिवीज किया। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। आप क्लास में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के 5 रिवीजन प्रश्न। 2 लाइफ्स किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की है 2 लाइफ्स। नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध किस नृत्य से है? तो छऊ नृत्य से है। इन्हें पद्मश्री 2024 में मिला। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में होता है। नेबेली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। वित्तीय आपातकाल संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है बीदर का किला। पलक्कड़ अम्बरविलास, यह आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में ही स्थित है। मेहरानगढ़ का किला आपका राजस्थान जोधपुर में है। अगोड़ा किला गोवा में। चापोरा गोंडा फोर्ट भी गोवा में। धोराजी अपरकोट गुजरात में। पन्हाला महाराष्ट्र में। कालिंजर यूपी में है। पलक्कड़ अम्बरविलास यह आपका कर्नाटक में है। कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश। कबड्डी में कैंट शब्द से आप क्या समझते हैं? तो कबड्डी शब्द को जब आप बार बार दोहराते हैं तो उसी को हम कहते हैं कैंट कबड्डी में। कबड्डी का जो आगामी विश्व कप है 2025 वाला, वो बिट्रेन में होने वाला है, बिट्रेन में होगा। इंडिया कबड्डी के 6 विश्व कप जीत चुका है। प्लेयर कितने रहते हैं कबड्डी में? 7 रहते हैं। एक्स्ट्रा इसमें 5 रहते हैं। सुपर 5 किसे बोलते हैं? तो डिफेंडर के 5 पॉइंट को हम सुपर 5 बोलते हैं कबड्डी में। सुपर 10 रेडर के 10 पॉइंट रहते हैं, उसे रेडर को सुपर 10 बोलते हैं। लाना ऑल टीम जब ऑल आउट हो जाती है कबड्डी में, उसे हम लाना बोलते हैं। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 1950 में होती है। PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग जो कबड्डी वाला है वह है 2024 का हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो हरियाणा स्टीलर्स है। पटना पायलट को इसने हराया था। अगला आ जाएगा माई डेटलेस डायरी निम्नलिखित लेखों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो RK नारायण के द्वारा लिखा गया उपन्यास है माई डेटलेस डायरी। इसके बाद बात करें हम अन्य इम्पोर्टेंट बुकों की, तो मालगुली डेज है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द गाइड है, द वर्ल्ड ऑफ नागराज है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द इंग्लिश टीचर है, वेटिंग फॉर महात्मा है, द डार्क रूम है। यह सभी बुकें जो नीचे लिखी हुई हैं वह सभी आपकी किसकी हैं? ये आपकी सभी RK नारायण जी की बुकें हैं। अब चेतन भगत जी की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड, 400 डेज, 400 डेज, 3 मिस्टेक्स, माई लाइफ, 5 पॉइंट संबन, यह आपकी सभी बुकें इंपोर्टेंट हैं। किसकी हैं? चेतन भगत जी की। हाउ टू बी हैप्पी, टाइगर इन द टनल, यह रस्किन बॉन्ड जी की बुकें हैं। द 5 AM क्लोम, द ओल्ड मॉन्क हु सोल्ड हिज फिरम, यह किसकी है? यह आपकी रोबन सिंह की बुकें हैं। यह आपकी रोबन सिंह की बुकें हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि माई डेटलेस डायरी किसके द्वारा लिखी गई? RK नारायण के द्वारा। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो अर्जुन पुरस्कार को शुरुआत किया गया दोस्तों 1961 में। वर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहता है उसको दिया जाता है। 3+1 ईयर का इसमें अनुभव देखा जाता है। 4 वर्षों का इनमें अनुभव देखा जाता है। ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात करें तो 2002 में आपका ध्यानचंद्र पुरस्कार शुरू होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू होता है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इसका नाम 2021 में हो जाता है। पहला क्रिकेटर कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो अर्जुन पुरस्कार से प्राप्त होने वाले पहले क्रिकेटर सलीम दुर्रानी हैं। पहले फुटबॉलर जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया PK बनर्जी। पहले हॉकी वाले प्रतिपाल सिंह जी हैं जिन्हें पहला आपका अर्जुन अवार्ड दिया गया हॉकी में। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में है आपका कोणेश्वरम। मुनेश्वरम भी आपका कहाँ है? श्रीलंका में है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है। कटासराज हिंगलाज माता या पाकिस्तान में स्थित होने वाले हैं। असमाई मंदिर आपका अफगानिस्तान में है। गोल्डन पैगोडा आनंद मंदिर म्यांमार में है। तनायलोट मंदिर इंडोनेशिया में है। BAPS स्वामीनारायण यह UAE में मंदिर है।
नाडा का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का पूरा रूप है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा 24 नवंबर 2005 इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर सुनील शेट्टी। मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत नाडा आता है। बाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में स्थापना। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। यूनेस्को ने बाडा को 2005 में मंजूरी दी। भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। त्यागपत्र यह किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन सा होता है? आपका महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के पद का वर्णन है। इसके बाद अगला आ जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो अनुच्छेद 141 के तहत अनुच्छेद 141 यह प्रावधान करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है वह सभी न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी होगा। भविष्य में गवाही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आप भविष्य में गवाही दे सकते हैं। आर्टिकल 142 में इसका वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति ले सकते हैं। आर्टिकल 143 में इसका वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति से परामर्श यह आर्टिकल 143 में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 202 यह बताता है राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे हम बजट बोलते हैं, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में। राज्य का जो धन विधेयक है वह 199 आर्टिकल में बताया गया है। वित्तीय विधेयक राज्य वाला 207 आर्टिकल में है। विधान परिषद की संरचना राज्य में 171 में है और विधानमंडल का गठन यह 168 आर्टिकल में है। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था, वर्ष में भारत आए तो 1743 में भारत आता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। प्लासी का वार 1757 में इसी के समय होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में। द्वैध शासन 1765 बंगाल में इसी के द्वारा लगाया जाता है। 1781 में वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक रहा। 1782 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की। ग्रंथों के अनुवाद के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। सबसे पहला जो अनुवाद किया गया 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का किया गया। 1780 में पहला जो आपका बंगाल गजट जेम्स ऑस्टन हिक्की के द्वारा लाया जाता है। पहला पत्र बंगाल गजट जेम्स ऑस्टन हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र है जो हिंदी का पहला लाया गया जेम्स ऑस्टन हिक्की के द्वारा। वेस्ट इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में आपका प्रेस इंडिया अधिनियम आया गया। कब आया? 1784 में प्रेस इंडिया अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली जो आपकी भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। जुलाई 1948 में आती है। यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर यह आधारित है। इसके बाद अगला आ जाएगा वन संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1980 का है आपका वन संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे हम छाता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं 1986 का है। भारतीय वन अधिनियम यह आपका 1927 का है। भारतीय वन अधिनियम। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। वायु प्रदूषण 1981 का है अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है।
हंगोल प्रोजेक्ट 1970 का है, बाघ प्रोजेक्ट 1973 का है, गैंडा हिमतेंदुआ प्रोजेक्ट 1987 का है, हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है, डाल्फिन 2009 का है, प्रोजेक्ट चीता यह 2022 का है। मरुस्थलीय वृक्षारोपण मृदा संरक्षण केंद्र यह जोधपुर में स्थित है, जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। इसके बाद अगला आ जाएगा, भारत में NBFCS का पूर्ण रूप क्या है? तो NBFCS का पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यह MFI का है। एक्ट कब का है? NBCS का 1956 का है। कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स आपका प्रत्यक्ष कर है, बाकी ये लिखे हुए हैं अप्रत्यक्ष कर होने वाले हैं। आयकर, निगमित कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर हो गया, पूंजीगत लाभ कर हो गया, लाभांश वितरण कर, ये सभी आपके कैसे हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। सभी कैसे हैं? आपके प्रत्यक्ष कर हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से। तो उत्पाद कर बहुत इंपॉर्टेंट है, आयकर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कर है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। इसके बाद बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। एल सेंट्रो बोल्टा ने इसकी खोज की 1776 में, मीथेन की। दलदली गैस, मार्स गैस भी हम किसे बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का अंतिम प्रश्न। ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है तो हिस्टोलॉजी के नाम से ऊतक का अध्ययन जाना जाता है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी सरीसृप उभयचरों का अध्ययन, हीमेटोलॉजी रक्त विकार का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, अंगूर की खोती विटीकल्चर, मिनरेलॉजी खनिजों का अध्ययन, मैमेलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन का कहलाया जाता है माइकोलॉजी, सर्पेटोलॉजी है सांपों का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का है, हीमेटोलॉजी रक्त विकार का है, और हर्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन है, उभयचर का अध्ययन है। तो यहाँ तक बड़े अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और 13 को फिनिश किया। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। क्लास में आप अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में रिकॉल होने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के 5 रिवीजन प्रश्न। टाइगर इन द टनल किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की है। पहले क्रिकेटर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कौन थे? तो यह सलीम दुर्रानी थे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के समय बना? तो हेस्टिंग के समय बना था। प्रेस इंडिया एक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? तो इसके 24 सदस्य थे। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इनमें से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो धानु यात्रा है। विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, यह उड़ीसा का है। गुड़ी पड़वा की बात करें महाराष्ट्र का है। पंजाब का हुल्ला मोहल्ला है। थ्रू ओणम लिखा है, यह ओणम के 10वें दिन को हम थ्रू ओणम बोलते हैं, जो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। रज पर्व 4 दिनों तक धरती माता से संबंधित है, यह उड़ीसा का है। रज पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है भाई साहब? उड़ीसा का। नव कलेवर यात्रा भगवान जगन्नाथ की, उड़ीसा की। विष्णु संक्रांति उड़ीसा का न्यू ईयर है। बोईता वंदना महोत्सव, इको रिट्रीट उत्सव, पूर्वी बीच उत्सव, यह सभी आपके कहाँ के होने वाले हैं? उड़ीसा के होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अखिल भारतीय धर्म जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत इस्लाम का पालन करता है? मतलब यह पूछना चाहता है पूरी टोटल जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार इस्लाम की कितना परसेंटेज है? तो 14.23% आपका इस्लाम का है। हिंदू सर्वाधिक 79.8, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4। धर्म आधारित साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक शिक्षित धर्म आपका जैन है। 94.9% लोग आपके जैन धर्म में शिक्षित हैं। ईसाई इसके बाद 84.5, 81% के साथ बौद्ध, और हिंदुओं का परसेंटेज 73.3 है। तो क्वेश्चन पूछा था इस्लाम का कितना
कितना प्रतिशत है जनसंख्या में? तो 14.23। हिंदू हैं 79.8। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देविका रानी या दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली हैं। पहली फिल्म, पहली मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र। आलामारा पहली बोलती फिल्म 1931 में। सत्यजीत रे 1984। सत्यजीत रे को 1984 में क्या मिला था? सत्यजीत रे को 1984 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। और वर्तमान 2024 की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। पहली अभिनेत्री राज्यसभा में तो नरगिस दत्त हैं, नरगिस दत्त। दूसरी महिला दुर्गा खोटे को, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। फिल्म क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। शुरू कब से हुआ? तो 1969 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुए। दूसरा, पहला मिला देविका रानी रॉरिक को, दूसरा मिला आपका वीएन सरकार को बंगाली में 1970 में, तीसरा 1971 में। यह पहला मरणोपरांत भी है पृथ्वीराज कपूर को। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट होता है तो फर्स्ट पॉइंट आपका 15 होता है, सेकंड 30, थर्ड आपका 40 होता है। टेनिस की बॉल का वजन 56 से 59.5 ग्राम के बीच होता है। टेनिस के मैदान की बात करें तो लंबाई 78 फीट होती है, चौड़ाई 27 फीट या 36 और 27 दोनों होती है। 36 फीट होती है डबल्स के लिए, और सिंगल में 27 फीट होने वाली है। इसके बाद 40-40 यदि दोनों का स्कोर हो जाता है तो उसे हम ड्यूस कहते हैं। ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक बनाने पड़ते हैं। पहले अंक को हम यहाँ पर एडवांटेज कहते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग कम करने से संबंधित है? तो पीएम प्रणाम योजना। इसका जो उद्देश्य है वह है रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना 2022 में। इसके बाद अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो गंगखर पुनुसम पर्वत, यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पाकिस्तान की बात करें तो त्रिचमीर पर्वत पाकिस्तान का है। बांग्लादेश का केकराडोंग है। अफगानिस्तान का नौशाक है। चीन का चुमलंगमा है। श्रीलंका का पेडरूत लगला है। म्यांमार का खाकोबी राजी है। स्टडी विद जीएस भाई यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो क्वेश्चन पूछा था, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत खंगखुर पुनसम। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत भारतीय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल 214 के तहत। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट वर्तमान में भारत में हैं। कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में भारत में? 25 हाई कोर्ट हैं। अगला आ जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना पूछी है। 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना होती है, जो भारत का दूसरा हाई कोर्ट है। 14 अगस्त 1862, 1 जुलाई 1862 कलकत्ता में होती है पहले हाई कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता हाई कोर्ट की। यूपी जो हाई कोर्ट है उसकी 1866 में, 1966 में दिल्ली की। भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया? तो 1959 में पंचायती राज शुरू होता है। पंचायती राज का पूरा पोस्टमार्टम इस क्वेश्चन में करेंगे। अनुसूची 11 में पंचायती राज का प्रावधान है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगर पालिका से संबंधित है। पंचायती राज की समितियों की बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था 1957 में। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित द्विस्तरीय मॉडल दिया था 1977 में। जीके बी राव समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986 की। यह सभी समितियां आपकी पंचायती राज से संबंधित हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम आपका नागौर जिला में आता है। नागौर जिला राज्य है राजस्थान, और बगदरी गांव है, 2 अक्टूबर 1959 में आता है। सेकंड नंबर पर पंचायती राज कहाँ पर आता है? आपका आंध्र प्रदेश में आता है। पंचायती राज के लिए अधिनियम कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज लाया जाता है। यह अधिनियम था दोस्तों, लेकिन यह लागू होता है आपका 24 अप्रैल 1993 से। अब वो 24 अप्रैल को पंचायती राज लागू होता है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन पंचायती राज दिवस क्या 24 अप्रैल को हमेशा से मनाया जा रहा है? नहीं दोस्तों, इसकी घोषणा जो हमारे अभी दिवंगत प्रधानमंत्री हैं, 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2010 में की थी, और 2011 से इसे शुरू किया गया कि 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज सेलिब्रेट किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था? कॉर्नवालिस कोड तो 1793 में।
बंगाल का पवित्र मंदिर भी कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बनाया जाता है। स्थायी बंदोबस्त के लिए आपका कॉर्नवालिस जाना जाता है। कलकत्ता में टकसाल मिंट की स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा 1786 से 1793 तक जो भी कार्य हुए वह कॉर्नवालिस के समय के थे। गवर्नर जनरल बैटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया, तो 1832 में किया। सती प्रथा का अंत 1829 में बैटिंग के समय ही किया गया। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया गया। शैक्षिक सुधारों में प्रयास 1835 में। 1828 से 1835 तक भारत में जनरल बेटिंग रहता है गवर्नर। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स मेडकोक को हम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। चार्ल्स वुड के समय वुड रिस्पेक्ट आता है 1854 में। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है, तो जयप्रकाश नारायण का संबंध है 1950 की सर्वोदय योजना से। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन यह किसका नारा है, यह आपका जयप्रकाश नारायण का है। नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया यह बुक किसकी है, यह बुक भी आपकी किसकी है, यह जयप्रकाश नारायण की बुक होने वाली है। नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया सर्वोदय योजना 1950 में लाते हैं। नारा संपूर्ण क्रांति है। इसके बाद सर्वोदय योजना तो लाते हैं जयप्रकाश नारायण, लेकिन आंदोलन कौन लाते हैं, विनोबा भावे जी। गांधीवादी योजना 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल। बॉम्बे योजना JRD टाटा 1945। जन योजना लाते हैं 1945 में MN रॉय जी। भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है, तो 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसे कामकाजी आयु वाली माना जाता है। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है, तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल 175 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323। पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, तो 3323 सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा में किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होता है, प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर जो जलमार्ग है वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 2 घुबरी से सदिया 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। परम शून्य ताप पर पदार्थ के कारण -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन गति करना बंद कर देते हैं, गति शून्य हो जाती है। सभी प्रकार के कोयले में सबसे अच्छा आपका कौन सा होता है, तो वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 94 से 98% कार्बन का परसेंटेज होता है। बिटुमिनस कोयला सेकंड नंबर पर अच्छा, 80% तक कोयला इसमें कार्बन होता है। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण, तो कोलेन कायमा ऊतक के कारण पौधों में आपका लचीलापन पाया जाता है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।